So now let's move to the next paragraph, which is on page number 45. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. जो ये 4 इकोनॉमिक सिस्टम की मटेरियल्स हमने अभी डिसाइड करे थे, वो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम मटेरियल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और उन 4 मटेरियल से सिर्फ हमें जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो है मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स। व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स नाउ? मिनरल्स मीन्स द मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस। ये आपके प्लांट से मिलने वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं हैं, बल्कि जो आपकी ज्योग्राफी में डील करते हैं। दीज आर दोज मिनरल्स जो हमें इन 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स से या इकोनॉमिक सिस्टम मटेरियल से नहीं मिलते हैं। तो इनमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनरल्स विच आर अंडरग्राउंड मीन्स द मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस। एंड जो सेकेंड चीज़ हमें नहीं मिलती है वो है पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, मतलब पेट्रोलियम से बने हुए सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स या फिर कोई भी इस तरीके का पेट्रोलियम से बना हुआ केमिकल मटेरियल। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड। अब जाकर इनके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है? काफ़ी सारे वर्ल्ड में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स अभी से ही ये बात रखने लगे हैं सामने या क्लेम करने लगे हैं कि उनके पास ये चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इट्स अनसस्टेनेबल। रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट जिसमें ये जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रही है। अब हम उस पॉइंट पर या उस लेवल पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. अगर ये सब और ज़्यादा कंटिन्यू होने लगा तो उसके साथ साथ क्या ख़त्म होगा? हमारी सारी की सारी वाटर बॉडीज़ में रहने वाली हमारी फिशरीज़ वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। दे विल बी कोलेप्स्ड, दे विल गेट रूइन। फॉरेस्ट जो हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, हम धीरे धीरे करके फॉरेस्ट को काटते रहेंगे, उनकी ट्रीज़ का यूज़ करेंगे, फर्दर ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली यही पार्ट आएगा कि फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे एंड वन टाइम दे विल डिसअपियर, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। द ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और इसी अकॉर्डिंग ग्रासलैंड्स पर कुछ भी नया ग्रो नहीं हो पाएगा, उनकी केयर नहीं हो पाएगी और वो ड्रॉट एरिया की तरह एक बैरन, खाली या फिर बंजर वेस्टलैंड्स बन जाएंगे जो किसी काम के नहीं होंगे। एंड फाइनली द 4th बायोटिक कंपोनेंट जो कि हमारे क्रॉप लैंड्स हैं वो पूरी तरह से डिटेरियोरेट हो जाएंगे, मतलब उनके रेट में फॉल हो जाएगा, गिरावट हो जाएगी। जो क्रॉप्स हम ग्रो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ रिसोर्सेज ना होने के कारण वो सारे के सारे क्रॉप्स धीरे धीरे बैकवर्ड हो जाएंगे या फिर अपनी जो जगह है वो नहीं बना पाएंगे। दे विल बी डिटेरियोरेट। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. फ़िशिंग को हम किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं? फ़िश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जो लोग प्रोटीन कॉन्शियस हैं, मींस डाइट कॉन्शियस हैं, जो अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, तो ऐसे प्रोटीन के लिए हंग्री वर्ल्ड को, जो हर बार प्रोटीन के लिए भूखा रहता है, ऐसी दुनिया में अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारी सारी की सारी वाटर बॉडीज़ जहाँ पर भी फ़िश अवेलेबल होती हैं कॉमनली, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी फ़िश डिसअपियर हो जाएंगी, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगी। और न्यू फ़िश ग्रो होने का अगर हम टाइम ही नहीं देंगे तो वो जो फ़िश कल्टीवेशन है या फिर फिशरीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो पुअर कंट्रीज़ हैं
जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, जहाँ पर अभी तक प्रॉपरली बर्निंग फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, वहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ में हम लोकल फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू कट द ट्रीज़। तो हमारे जो लोकल फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो डेसिमेट हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उनसे जो हमें वुड मिलेगी उसको हम यूज़ कर सकें टू बर्न फायर। तो इसीलिए फायर वुड का यूज़ करने के लिए जस्ट बिकॉज वी हैव टू कुक अ 1 डे मील या फिर 2 मील्स इन अ डे, उसके अकॉर्डिंग हम बार बार अगर फॉरेस्ट से सारी की सारी लकड़ियों को काटेंगे और फायर वुड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आवर फॉरेस्ट विल बी डिसअपियर्ड। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. इसीलिए कहीं कहीं पर जिन जगहों पर फायरवुड बहुत ज़्यादा रेयर बची है या कम बची है, मीन्स उनकी रिसोर्सेज ख़त्म होती जा रही हैं, ऐसी प्लेसेस पर फायरवुड इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि जो पुअर पीपल हैं वो शायद अपनी एक मील खाने के लिए भी सोचेंगे, इसलिए क्योंकि जो वो पॉट के अंदर कुक कर रहे हैं वो शायद उन्हें सस्ता पड़े या एक्सपेंसिव ना हो, दैट मस्ट बी चीप एज़ कम्पेयर टू फायरवुड जिसको लेकर वो उस फूड को कुक कर रहे हैं। सो दैट्स वाई द लाइन इज़ गिवन, व्हाट गोज़ अंडर द पॉट मीन्स योर क्रॉप और एनी ऑफ द मटेरियल जिसको आप कुक कर रहे हैं नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। उसको कुक करने के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी, जो कि फायरवुड से आएगी। तो फायरवुड इज़ मोस्ट costliest material there than the crops available to them. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Tropical forest. Tropical forest क्या होते हैं? Hot and wetlands. मतलब वहाँ पर दोनों तरीके के क्लाइमेट आपको मिलेंगे, गर्म भी और सर्द भी। सो हॉट एंड कोल्ड वेटलैंड्स जो होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। तो सी द लाइन, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स। किसने ये टॉपिक उठाया था? डॉक्टर मायर्स ने। और कहाँ उठाया था? द कमिटी, जिसमें आप अर्थ के एलिंग इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution. Powerhouse means main source of power, जहाँ से पावर जनरेट होती है, और वही हमारा इवोल्यूशन का या ग्रोथ का, डेवलपमेंट का कारण है। तो अगर हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहेंगे तब जाकर ही हम उन फॉरेस्ट से फायरवुड बहुत ज़्यादा बल्कि अमाउंट में ले सकते हैं, हैवी अमाउंट में, और तब जाकर ही हमारा पावर हाउस का एवोल्यूशन होगा। हम नए तरीके से पावर को जनरेट कर पाएंगे और पावर का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए जब तक हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, फायरवुड की कमी है, तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जब तक वो ग्रो नहीं होंगे हमारे पावर हाउस का डेवलपमेंट या एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन। और सिर्फ इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि हम फॉरेस्ट छीनते जा रहे हैं उन स्पीशीज़ से जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं और उन्हें अपने सर्वाइवल का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सटिंक्शन इट्स कॉज डिस्ट्रक्शन। एंड फाइनली क्या हो रहा है? ऐसी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, फिर चाहे वो स्पीशीज़ हों जो कि अभी तक अननोन है और धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, या फिर वो फॉरेस्ट हों। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। ये बहुत अच्छे से बोला गया है कि फॉरेस्ट के कारण ही मैनकाइंड चलता है, तो फॉरेस्ट मैनकाइंड के पहले आते हैं, दे प्रीसीड मैनकाइंड। डेजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद जाकर डेजर्ट्स फॉलो होते हैं, मीन्स सबसे पहले फॉरेस्ट रहते हैं, नेचर एनवायरनमेंट ग्रीनरी रहती थी, और उनको डिस्ट्रॉय करने वाला कौन हुआ? द ह्यूमन बीइंग, द मैनकाइंड।
और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन या मैनकाइंड इंक्रीज़ हुई उतना ज़्यादा क्या फॉलो हुआ, सक्सेसर्स कौन बने? द डेजर्ट्स। फॉरेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते गए लोग और उन्होंने उन फॉरेस्ट लैंड को डेजर्टेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट्स वाई फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड एंड डेजर्ट फॉलोज द मैनकाइंड। मैनकाइंड के कारण ही फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं और वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. Now, what is patrimony? The heredity of forest from forefathers to fathers and then the coming up generation. तो इसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है वर्ल्ड की जो एंशियंट पेट्रीमोनी है वो कौन है? हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसमें जी भर के हर तरीके के हमको हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट वाले फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे। अब जाकर वो धीरे धीरे इरोड हो रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। और इस अकॉर्डिंग उनका रिडक्शन रेट या इरोडिंग रेट क्या हो गया है? 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। वो टाइम टू टाइम कितनी जल्दी इरोड हो रहे हैं? 40 to 50 मिलियन एकर्स एक साल में। तो आप सोचिए पूरे वर्ल्ड वाइड कितने ज़्यादा फॉरेस्ट का हमने यूज़ किया होगा कि हमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, कट कर दिया। किसी ने अपने लिविंग सर्कमस्टांसेस के लिए, तो किसी ने उनके फायरवुड के यूज़ के लिए। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। और कहीं ना कहीं जब हम काऊ डंग का यूज़ करते हैं और हमें ये लगता है कि हमने एक फ़ॉरेस्ट को बचाया, तब हम किसी और चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे काऊ डंग यूज़ होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को डिप्राइव कर देता है। डिप्राइव मतलब उसकी फर्टिलिटी को छीन लेता है। इट टेक्स अवे द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इस अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अगर हम उसका कम यूज़ करें, जो डंग्स होते हैं काऊ डंग, अगर हम उनका कम यूज़ करें तो वो हमारे लिए मैन्योर्स है, नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली उनको बर्न करते रहें तो वो जो धुआं है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, दैट हॉट एयर, वो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को छीन लेगा। तो उसको भी एक टाइम पर यूज़ करने की एक टाइम लिमिट होती है। इफ़ वी विल क्रॉस द टाइम लिमिट, देन आर सॉइल विल डेफिनेटली डिप्राइव्ड ऑफ द अपर मोस्ट लेयर, द फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल विल बी डिप्राइव्ड। तो इसी अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ ज़रूर करें काऊ डंग को, बट या तो फॉरेस्ट एरिया से दूर यूज़ करें, या एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं कि उससे इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में हॉट एयर प्रोड्यूस हो जाए कि वो सॉइल की अपर फर्टिलिटी को ही छीन ले। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज़ नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। वर्ल्ड बैंक ने क्या डिसाइड करा था? एक एस्टिमेशन लगाया था कि अगर हमको फॉरेस्ट की प्लांटिंग को इंक्रीज़ करना है तो हमें 5-fold इंक्रीज़ करना पड़ेगा इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग। 5-fold मतलब 5 times ग्रेटर इंक्रीमेंट। मीन्स अगर हमने एक टाइम पर पहले एक ट्री लगाते थे फॉरेस्ट में, तो उसी टाइम पर हमको 5 trees लगाने हैं, 5 times द मल्टीप्लिकेटिव ट्रीज़ इंक्रीमेंट। इसी अकॉर्डिंग हमने जितने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करें, हम उन सब फॉरेस्ट को दोबारा प्लांट करके, उसमें ट्रीज़ को प्लांट करके हम फॉरेस्ट को दोबारा हरा भरा बना सकते हैं। और प्लांटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक प्लांट लगा दिया, हमें उस पूरे प्लांट को कोप अप करना है, उसकी नीड्स को देखना है कि वो प्लांट डिस्ट्रॉय ना हो और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो ट्री में कन्वर्टेड हो जाए। और तब जाकर हमारी जो डिमांडेड एक्सपेक्टेशंस है फॉर फ्यूल वुड, वो हम कवर अप कर पाएंगे बिना फॉरेस्ट को अल्टीमेट डिस्ट्रॉय करें। और ये सब डिसाइड हुआ था वर्ल्ड बैंक के थ्रू इन द ईयर 2000। James Smith, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." जेम्स स्मिथ, जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या बोला था जब वर्ल्ड बैंक की तरफ से नोटिस आया था 2000 में, तब उसी के दूसरे दिन, ऑन द अदर डे, ही सेड, हमें ये लगता है, हम अभी तक ये बोलते आ रहे थे कि हम
1 एकड़ फॉरेस्ट को 1 सेकंड में खो देते हैं। हम इतना ज़्यादा फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं, उसके ट्रीज़ का यूज़ करते हैं कि 1 सेकंड में हम पूरे 1 एकड़ ज़मीन के फॉरेस्ट को ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट अब वही रेट हमारा ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ टू अ सेकेंड क्रॉस कर चुका है। हम 1 सेकंड में अब 1 एकड़ नहीं बल्कि 1 एकड़ और उससे हाफ और गुना ज़्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दैट ऑल्सो पर सेकेंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से डिसाइडेड आर्टिकल 48 सेक्शन ए है, उसने इंडिया में एक क्या कमेंट करा था, एक क्या रिजोल्यूशन निकाला था। उसने ये बोला था, आर्टिकल में ये बोला गया था कि जो हमारा स्टेट है, इट शेल एंडेवर मीन्स इट शेल ट्राई कंटिन्यूसली टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। हर बार हमारे इंडियन पीपल अगर वो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेस्ट को, तो साथ ही साथ उन्हें इस चीज़ के लिए भी ट्राई करना चाहिए या एंडेवर करना चाहिए कि वो अपने फॉरेस्ट को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करें और अपने एनवायरनमेंट को पहले से ज़्यादा बेटर बनाएं, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ ये गारंटी भी लें कि वो फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि उसमें रहने वाले वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड स्पीशीज़ भी खुद ब खुद प्रोटेक्टेड रहें इन द कंट्री। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कमी क्या है जो हमें एंडलेस एंग्विश या फिर सफरिंग कॉज करवाता है, जिसका कोई एंड नहीं है। वो कमी ये है कि लॉज बन तो जाते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट डाउन भी हो जाते हैं, वो वर्बली लोगों को समझाए भी जाते हैं, बट लोग नहीं लॉज की रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही उसको एनफोर्समेंट में या यूज़ में लाते हैं। वो कभी भी अपनी डेली लाइफ में इस एनफोर्समेंट को तब तक अप्लाई नहीं करते हैं या इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं जब तक कि उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस ना दिखाई जाए। दैट इज़ समवेयर द प्रॉब्लम ऑफ आर इंडियंस। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डर लेबर shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है जो कि अभी तक वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर बार बोला है कि हमें कास्टिज्म, रेसिज्म, अनटचेबिलिटी या कहीं ना कहीं लेबर को नीचे कास्ट का देखना और अपने आप को रिच समझना, ये सब बंद करना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर बैन लगना चाहिए। बट आज तक हम लोग शेमलेसली अपने प्राइड में सब कुछ भूल जाते हैं और हर एक को अपने से छोटा समझते हैं या इंसल्ट करने में पीछे नहीं रहते। एंड वो भी तब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए इट्स अबाउट द 2000 ईयर, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को 44 ईयर्स हो गए। ये सारी मीटिंग इन द ईयर 2000 में हुई थी, तब ये बात की गई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 44 ईयर्स हो गए हैं, बट अभी तक हम वही सब प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं जो कि हम उस वक्त करते थे। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion. Now, what is catastrophic depletion? एक रीसेंट रिपोर्ट में जो कि पार्लियामेंट्री हाउस में हुई थी बाय द एस्टिमेट कमेटी, उन्होंने क्या हाईलाइट किया था? उन्होंने कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन के बारे में हाईलाइट किया था। तो कैटेस्ट्रॉफिक होता है डिस्ट्रक्टिव और डिप्लीशन मीन्स होता है रिडक्शन। कहीं ना कहीं अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो जो हम डेली एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शंस कॉज कर रहे हैं उन्हें हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा। सो द कैटेस्ट्रॉफी या फिर डिस्ट्रॉयल पार्ट शुड बी डिप्लीटेड, उसको रोकना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। और इस बारे में कब से बात हो रही है?
लास्ट 40 ईयर्स से बात हो रही है. इट्स 4 decades. 1 decade equals to 10 years. तो लास्ट 40 ईयर्स से यही बातें हो रही हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट के डिप्लीशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिड्यूस नहीं हुआ फॉरेस्ट का डिप्लीशन तो कहीं ना कहीं वो कैटास्ट्रॉफी या डिस्ट्रक्शनल पार्ट ले लेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. अब यहाँ पर हमारे इंडिया में लार्ज एरियाज़ के थ्रू कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और वो भी किस रेट पर? एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स. एक साल में हम 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. और कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्मली देखें, एक वर्चुअल एक्सेप्शन लगाएं अपने माइंड में, तो हमें यही दिखेगा कि हम ट्री लेस हैं, हमारे पास ट्रीज़ बचे ही नहीं है, फॉरेस्ट बचे ही नहीं है. दैट विल बी द वर्चुअल थॉट ऑफ आवर माइंड. एंड एक्चुअल लॉस जो हमारे फॉरेस्ट को हो रहा है वो अभी तक के एस्टिमेशन में हमारे पहले के लॉस से 8 टाइम्स ज़्यादा रेट का है. मींस अगर हम पहले 1 फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते थे तो अभी हम समझिए 8 टाइम्स, मतलब 8 इंटू द फॉरेस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड. उस अकॉर्डिंग हम फॉरेस्ट को इतनी स्पीडली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और ये सब किसने रिकॉग्नाइज़ करा था? गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स में ये सब कुछ रिकॉग्नाइज हुआ था, और ये अभी तक का डेटा कलेक्शन था. So with this we will end our today's class, and tomorrow we will continue with the last part, that is the third part of the chapter. Till then, thank you class and have a nice day.